नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आज की तारीख में तो सारी बातों का आधार सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड है। मोदी जी ने ऐसा करिश्मा कर दिया है कि जो स्वतंत्र भारत के बाद से आज तक नहीं हुआ। बहरहाल मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए ऐसा फ्रॉड भी मोदी राज में ही मुमकिन था जो हो गया। करीब 16,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड अभी तक सामने आया है। मोटे तौर पर, बहुत आंकड़ों पे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि उस आंकड़े और जो सारी बातें आलू ज़्यादातर लोगों को पता चल गई हैं। मैं उस प्रवृत्ति की ओर चर्चा करने जा रहा हूँ जिस प्रवृत्ति के चलते इतना बड़ा फ्रॉड संभव हुआ, और उस फ्रॉड को वो फ्रॉड लगातार होता रहा 10 सालों तक और कोई बोलने वाला नहीं था। मैं उस प्रवृत्ति की चर्चा कर रहा हूँ। जिस तरीके का फ्रॉड आमतौर पर सामने आया है इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में, वैसे फ्रॉड आमतौर पे माफिया ऐसे देशों में होते हैं जहाँ माफिया सरकारें होती हैं। और ये कहने में अगर जो जो सारे के सारे जो चिन्ह से दिखाई दे रहे हैं, ये कह सकते हैं आप, वो सारे के सारे ये दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये कहना बड़ा पेनफुल है, लेकिन बहरहाल कह रहा हूँ कि वो सारा के सारे जो जो प्रवृत्तियाँ दिखाई दे रही हैं, वो सारी की सारी प्रवृत्तियाँ ऐसा दिखा रही हैं कि वो भारत जो है वो लोकतंत्र से माफिया तंत्र की ओर बढ़ रहा, कि माफिया तंत्र बनने की ओर बढ़ रहा है, ऐसा दिख रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, मतलब ये मोटे तौर पे ये समझ लीजिए कि ऐसा ऐसा करप्शन और ऐसा फ्रॉड तभी होता है जब नेता और मतलब मान के चलिए कि सत्ता और अपराधी और व्यापारी, इन तीनों का जब गठजोड़ हो जाता है तो ये मान के चलिए कि तब माफिया राज किसी भी देश में जन्म लेता है। और जैसा मैंने कहा कि सत्ता और व्यापारी और अपराधियों का ऐसा, अपराधी इन द सेंस इस पर्टिकुलर मामले में कि जो ब्लैक मनी रखने वाले अपराधी हैं, जो मतलब तरीके से पैसे के अपराधी हैं, उनका ये बहुत ही शानदार गठजोड़ होकर चल रहा था, जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे, मैं तो ये कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान में आज ये मान के चलिए कि सदी के जो है फ्रॉड को जन्म दिया, जो अब धीरे धीरे उजागर हो रहा है। थैंक्स लॉट टू चंद्रचूड़ साहब, जिनके चलते ऐसा हुआ। अकेले वो, अगर वो ना होते, ये कहने मुझे कोई संकोच नहीं, तो ये सब कहीं कुछ नहीं उजागर होता। तंत्र को जिस तरीके से सत्ता ने अपने कदमों में ला बिछाया था, वो तंत्र कुछ नहीं कर पाता था कभी, कहीं ना कहीं। चूंकि जो तंत्र बनाया आज़ाद भारत के लोगों ने, उसमें कहीं भी अभी भी कुछ ऐसे तत्व बचे हुए हैं जो सीना तान के खड़े हो जाते हैं, तो चीज़ें सामने आ जाती हैं, जैसा इस मामले में भी हुआ। द क्रेडिट गोज टू चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब, जैसा उन्होंने किया। अब आइए बात करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। बहुत छोटी सी कहानी है, सुन लीजिए, फायदा होगा और आगे से चीज़ों को समझने में भी आसानी होगी, ताकि लोकतंत्र के नाते हम लोग उसमें जहाँ तक संभव हो सके चेक लगाएं। बात शुरू होती है 1900, ये मान के चलिए कि 1984 के आसपास राजीव गांधी जो थे जब प्रधानमंत्री बने। उस समय तक जो नेहरू मॉडल था, नेहरू मॉडल में जो विकास का जो नेहरू मॉडल था, जिसमें कि सारी जिम्मेदारी सरकार पर थी, सरकारी नौकरियां दे रही थी, सरकारी इंडस्ट्री लगा रही थी, सरकारी सारे काम कर रही थी, उस नेहरू मॉडल की जो जो एक तरीके से समझ लीजिए सीमाएं थी, वो धीरे धीरे सामने आने लगी। और वो सीमाएं जो थी, ये मान के चलिए कि राजीव गांधी के राज खत्म होने तक पूरी तरीके से सामने आ गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो सोना था, वो सोने को गिरवी रखना पड़ा, और उसके एवज में उस समय प्रधानमंत्री चंद्रशेखर हुआ करते थे, वो जो पैसा आया उससे चीज़ें चली। उसके बाद फिर नरसिंह राव साहब का ज़माना आया। नरसिंह राव और उस बीच पे एक काम और हुआ। एक काम ये हुआ जिसके बारे में आप सब लोगों ने पढ़ा लिखा भी होगा। एक काम ये हुआ कि वैश्विक संधि हुई, एक व्यापार को लेकर वैश्विक व्यापार संधि हुई। उरुग्वे में उसकी बैठकें होती थी, आप में से पुराने लोगों को याद होगा। उरुग्वे व्यापार संधि हुई, जिसको एक तरीके से वैश्विक संधि कहा जाता है, विश्व व्यापार संधि। उसके चलते ये हुआ कि पूरी दुनिया के देश जो है ऑलमोस्ट अपनी 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 सीमाएं जो है, वो पूरी दुनिया के देश सब सब अपनी सीमाएं आप एक दूसरे देशों के लिए खोल देंगे। उसके पहले क्या होता था, नेहरू जी के ज़माने तक था, उसके बाद में भी ये था कि जो भी देश चाहता था वो दूसरे देशों के लिए अपनी सीमाएं खोलता था, वरना नहीं खोलता था। भारत एक ऐसा देश था जो अपने देश की सीमाएं बाकी देशों के लिए नहीं खोलता था। वो सीमित व्यापार बाहर के लोग यहाँ के लिए यहाँ से कर सकते थे, और यहाँ के भी जो लोग थे वो सीमित व्यापार बाहर के देशों से करते थे। ये इकोनॉमी का मॉडल हुआ करता था, जिसको नरसिंह राव साहब ने ख़त्म कर दिया। उनके वित्त मंत्री बने मनमोहन सिंह साहब। मनमोहन सिंह साहब और नरसिंह राव साहब पढ़े लिखे आदमी थे, और सबसे बड़ी बात है कि मतलब ये देश का दुर्भाग्य है कि जो नरसिंह राव जो
भारत के प्रधानमंत्रियों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे प्रधानमंत्री कहे जाएंगे, उनको उनका हालांकि देय नहीं मिला जो इतिहास में जो उनको मिलना चाहिए था, लेकिन बहरहाल काम दोनों ने कर ही दिया अपने वित्त मंत्री मनमोहन सिंह साहब की सहायता से। और उन्होंने विश्व व्यापार संधि की के अनुकूल जो है जा करके पूरे के पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी को वैश्विक व्यापार के लिए खोल दिया। और उसमें एक काम किया, वो काम मनमोहन सिंह साहब ही कर सकते थे क्योंकि वो पढ़े लिखे आदमी थे और अर्थव्यवस्था के मर्मज्ञ थे। इसलिए उन्होंने बहुत बहुत उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मोटे तौर पे बता रहा हूँ कि वैसे वो जो भारत की सीमाओं को उन्होंने खोला इकोनॉमी को, तो उसमें उन्होंने इसका ख्याल रखा कि विश्व व्यापार के चलते जो जो फायदे चीज़ें भारत के लिए फ़ायदेमंद हैं उसका उन्होंने इस्तेमाल किया, और बाकी चीज़ें जो जो चीज़ें भारत के लिए फ़ायदेमंद थी उसको उन्होंने दूर ही रखा। उसका नतीजा ये हुआ कि भारत ने पहली बार, आप सब लोग, ये हाल का इतिहास है, आप लोगों को भी याद होगा, उसका नतीजा ये हुआ कि भारत ने पहली बार जो था संपदा का स्वाद चखा। छठा वेतनमान लागू हुआ, जिनकी तनख्वाहें 30-40 हज़ार थी उसमें लाख लाख रुपए से ऊपर गए। आज की तारीख में जो लोग 2.5-3-4 लाख रुपए तनख्वाह पा रहे हैं, 1.5-1.5 लाख रुपए पेंशन पा रहे हैं, वो मनमोहन सिंह साहब की देन है। लेकिन इस जो जो इकोनॉमी को जो खोला मनमोहन सिंह ने, उसमें एक उसका एक माइनस पहलू भी था भारत के व्यापारियों के लिहाज से। बाकी तो माइनस पहलू उसको नहीं कहेंगे। भारत के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके सामने एक बात ये स्पष्ट हो गई कि अब वैश्विक प्रतिस्पर्धा में उनको उतरना ही पड़ेगा। भारत की जो सरकार है वो उनको एक लिमिट के आगे मदद नहीं करेगी उनकी। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अगर वो बचेंगे तो सर्वाइव करेंगे, नहीं बचेंगे तो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे या सीमित हो जाएंगे। ये संदेश भी स्पष्ट सामने चला गया। और उसके बाद जो था, ये पूरा का पूरा ये जो संदेश, इस संदेश के साथ ये फिर मनमोहन सिंह और फिर सोनिया गांधी का जमाना आया, जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने और सोनिया गांधी माल एक तरीके से उस सरकार की संरक्षिका थी, मान के चलिए। ये पूरा व्यवस्था हुई और उस पूरी व्यवस्था में एकदम स्पष्ट हो गया कि या तो अपने आप को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में उतरो और सर्वाइव करो, या फिर अपना रास्ता नापो। उस प्रोसेस में भी बहुत से लोग जो थे धीरे धीरे अपना रास्ता नापने लगे। बहुत से लोग शुरुआती, हालांकि वो शुरुआती दौर था, थोड़े से ही लोग गए, लेकिन तमाम लोग चले गए जो समझ गए कि अब इस इकोनॉमी में हम, इकोनॉमी के इस दौर में हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे भारत के माहौल में। और इस बात, और जाहिर सी बात है, चूंकि इतना बड़ा वो हुआ था, और भारत की जो नेहरूवियन मॉडल से लेकर के बाद के मॉडल तक जो भारत के अंदर जो इंडस्ट्रीज पैदा हुए थे, या कह लीजिए बड़े व्यापारी पैदा हुए थे, उद्योगपति पैदा हुए थे, अडानी अंबानी सरीखे, टाटा बिरला पहले भी थे, लेकिन टाटा बिरला का मामला दूसरा है, उनको इस कथा में शामिल नहीं करना चाहिए। वो लोग सही मामले में इंडस्ट्रिस्ट है, भारत के भला भला चाहते। लेकिन जो अडानी अंबानी सरीखे इंडस्ट्रिस्ट पैदा हुए, मैं नाम ले रहा हूँ इसलिए कि उनके जैसे बहुत से पैदा हुए, वो एक प्रतीक के रूप में उन दोनों का नाम मैं ले रहा हूँ। जो पैदा हुए उनको भी ये बात समझ में आ गई कि अब ये मामला जो है गड़बड़ाएगा, इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। तब तक उनकी किस्मत से अपने नरेंद्र मोदी साहब गुजरात में मुख्यमंत्री बने, और गुजरात में उन्होंने एक तरीके से माफिया राज को इस्टेब्लिश कर दिया, गुजरात की इकोनॉमी को। और उस माफिया राज को उन्होंने जो है गुजरात मॉडल के रूप में, क्योंकि वो झूठ बोलने के आदी हैं, इस या ये कह लीजिए कि चीज़ों को छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं, उसके रूप में इस्टेब्लिश कर दिया। और पूरा का पूरा जो अडानी अंबानी का प्रचार तंत्र है उनके साथ लग गया। उसके बाद जब ये सरकार गई, आपके कहने में मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की, तो अडानी अंबानी और उन सरीखे जो बनिए थे उनकी मदद से नरेंद्र मोदी साहब सरकार में आए। और सरकार में आने के तत्काल बाद उन्होंने जो है हिंदुस्तान को माफिया राज में बदलने की शुरुआत कर दी। उसके लिए जो शुरुआती कदम थे वो उन्होंने उठाए, मीडिया पर पूरी तरीके से अंकुश लगाया। और मीडिया पर अंकुश इसलिए भी लग गया कि मीडिया का जो मीडिया मालिकान भी बेसिकली बनी यही होते हैं, और जब उनको हज़ारों करोड़ रुपए विज्ञापन के रूप में मिलने लगे, तो उन्होंने ये सोचने से इनकार कर दिया कि हिंदुस्तान किधर जा रहा है। वो जो सरकार उनको बताती थी उस एजेंडे पे अपना प्रताप करने लगे। ऐसा भी हुआ। और एक तरीके से पुलिस राज भी इस्टेब्लिश हो गया, जैसे आप आजकल उत्तर प्रदेश में भी देख रहे हैं कि मतलब पूरा का पूरा कहीं पर भी आपको मतलब पुलिस की जो है मतलब आपको दिखाई देगी। आप कहीं जैसे कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे आप धरना प्रदर्शन करना लोकतंत्र का एक मानवीय अधिकार है, आप कहीं भी धरना प्रदर्शन करने जाए तो पहले 144 लगा देंगे। इस तरीके से देश को एक तरीके से उन्होंने एक मोटे तौर पर पुलिस राज में कन्वर्ट कर दिया। और साथ ही साथ जब मीडिया में जब चीज़ें कुछ आने नहीं लगी, तो उसके बाद फिर उन्होंने अपने मनमानी काम करना कर दिया। और उस पूरे, और इस जो मैंने पहले बताया कि मतलब सत्ता और व्यापारी और अपराधी, इस तीनों नेक्सस को एक कानूनी अमल जामा पहनाने के लिए उस तरीके के काम हुए। और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसी की एक कड़ी, और भी बहुत से काम हुए।
माफिया राज की तरह। ये एक मेन कांड था जिसमें पूरे पैसे को सर्कुलेट करना था। और उसमें फायदा क्या था कि एक तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी से में से जो इंटरनल इकोनॉमी से जो पैसा आ रहा था उस पैसे को, और जो वर्ल्ड बैंक से बहुत पैसा आता है उस पैसे को रेगुलेट करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड जो था अपना काम करने लगा। जिस अनुपात में जिसने चंदा दिया ये चीज़ें सामने आने लगी हैं, उस अनुपात में उसको वो काम मिलने लगा। और वो ज़्यादातर काम जो था वो या तो हिंदुस्तान के इंटरनल इकोनॉमी से जो पैसा आ रहा था और जो वर्ल्ड बैंक से पैसा आ रहा था उसकी मदद से काम मिला। वरना क्यों, और उसका सबसे बड़ा नतीजा यही कि आप देखिए लिस्ट में ऐसे तमाम बहुत सी कंपनियां सामने आई हैं जिनके ऊपर सीबीआई का और क्या नाम है ईडी का, इसका सबका छापा भी लगातार पड़ रहा था और लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद भी रही थी। यानी कहीं ना कहीं से ब्लैकमेल करके भी पैसे की उगाही जो थे की जा रही थी और वो किया जा रहा था। ये कुल मिला के सिलसिला चला। और इसके अनुरूप इसके मतलब साथ ही साथ एक काम और हुआ जो होना ही था, माफिया राज में ऐसा होता ही है कि माफिया राज में चूंकि सारा का सारा पैसा इसी गठजोड़ के बीच में रहना था, मतलब नेता व्यापारी और क्या नाम अपराधी के बीच में, इसलिए जो कॉमन मैन था, कॉमन मैन की जो सुविधाएं थी वो धीरे धीरे छीनी जाने लगी। नौकरियां हैं नहीं इस समय पूरे हिंदुस्तान भर में, अगर केंद्र सरकार की नौकरियां और राज्य सरकार की नौकरियां जोड़ दी जाए तो करीब 1 करोड़ के पद खाली पड़े हैं जिनको भरने के लिए सरकार चाहती ही नहीं कि वो पद भरे, क्योंकि अगर वो पद भरेगी तो जाहिर सी बात है 1 करोड़ लोगों को तनख्वाह देनी पड़ेगी, पेंशन देनी पड़ेगी, ये सब सारी चीज़ें होंगी जो सरकार के उसमें है ही नहीं, क्योंकि माफिया राज में कॉमन मैन के लिए कोई योजना नहीं होती। और ये सब आप लोग देख ही रहे हैं। और साथ ही साथ ये है कि जो किसान है, किसान मतलब माफिया राज में किसान के लिए भी कोई सुविधा नहीं होती है। तो एक ये चूंकि एक हिंदुस्तान में सबसे अच्छी बात यह है कि अभी भी करीब 70% आबादी खेती पर निर्भर करती है और वहाँ वो जो किसान है उनका शहरी इकोनॉमी से कोई खास लेना देना नहीं है और अपने आप में सीमित संसाधनों में ही खा पी के मस्त रहते हैं, इसलिए वो हिस्सा उतना ज़्यादा उग्र नहीं हुआ। लेकिन कब तक उग्र न होता अब वो भी उग्र होने लगा है, तो उसके साथ उसके रास्ते पे कांटे कील बिछा दिए जा रहे हैं। ये सिलसिला बहुत आराम से चल रहा था और हिंदुस्तान जो था माफिया राज में धीरे धीरे कन्वर्ट होता जा रहा था। यहाँ पर एक बात और सुन लीजिए, आप लोग समझ लीजिए, कितने जितने आत्मविश्वास से भारतीय जनता पार्टी जीत की लगातार घोषणा करती है, उससे अगर ये एक लोगों के दिमाग में मैं अभी ये गलत फहमी कह रहा हूँ, हो सकता है ऐसा हो भी कि लगातार जी कि हम ही जीतेंगे हम ही जीतेंगे हम ही जीतेंगे, और कहीं ना कहीं उनकी इस घोषणा से ये बात भी सामने आई कि अब ये बात कॉमन मैन कहने लगा है कि जब तक ईवीएम है तब तक आप मोदी को नहीं हरा सकते। यानी कहीं ना कहीं से अगर ऐसा निकलता है भविष्य में, जिस तरीके का फ्रॉड इस सरकार में हो रहा है, वैसा अगर भविष्य में ये भी निकले कि पूरी की पूरी जो है वो ईवीएम व्यवस्था को बंधक बना दिया गया है और उसके चलते जो जीत है वो भी, जैसा न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है, वैसे कल को अगर ये निकले कि मोदी सरकार की पिछली दोनों जीतें भी असंवैधानिक है तो आश्चर्य पर जानिएगा। कुल मिलाकर के ये व्यवस्था फिलहाल हिंदुस्तान में चल रही है जो इलेक्टोरल बॉन्ड के एक फ्रॉड के रूप में सामने आई है। अगर और भी चीज़ें सामने आएंगी तो आश्चर्य मत करिएगा। ये है कि इस भ्रष्ट और इस व्यवस्था के खिलाफ जो है, जो एक तरीके से आपराधिक व्यवस्था से चल पड़ी है कह लीजिए, उसके खिलाफ जो जन संतोष सामने आ रहा है और राहुल गांधी सामने आ गए। राहुल गांधी साफ साफ कहने लगे हैं या तो सरवाइव करना है तो सरवाइव करो, वरना फिर इस व्यवस्था को उखाड़ के फेंको। उनकी आप लोगों ने बातें सुनी होगी। कुल मिलाकर के ये लग रहा है कि ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो थोड़ी बहुत भी बची हुई है वो इस क्या नाम है माफिया व्यवस्था के खिलाफ धीरे धीरे उठ के खड़ी हो रही है। अगर ये खड़ी हो जाती है इस चुनाव में, क्योंकि चारों तरफ से लोग लगे हुए हैं, तो ये मान के चलिए कि अभी और भी, ये मैं फिर इस बात को कह के बात खत्म कर रहा हूँ कि इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे कितने फ्रॉड सामने आएंगे, ये अगर ये व्यवस्था नष्ट हो जाती है तो ये बात सामने आएगी। इलेक्टोरल बॉन्ड को ये समझ लीजिए कि एक अंग्रेजी में कहावत होती है टिप ऑफ द आइसबर्ग। शुरुआत मतलब ये मान के चलिए कि जो जो महाम जो माफिया राज की जो बहुत से फ्रॉड हुए हैं उनमें से इसको एक शुरुआती फ्रॉड बनवानी। और मैं पहले भी अपनी कई बार कह चुका हूँ कि ये जो पूरा मोदी राज है ये तकनीकी भ्रष्टाचार के लिए जाना जाएगा, जिसकी बानगी भराइए देखिए और सामने क्या क्या आता है। अब अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और भी ऐसी बातें मैं आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।